नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अब क्या कहा जाए, मैं कैसे शुरुआत करूं आज की डिबेट की, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जानबूझकर पंगे लेना, जानबूझकर उपद्रव करना, जानबूझकर पत्थरबाजी करना, इन दिनों मैं देख रहा हूं कि कई बार ये एक नया ट्रेंड सा बन गया है। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं संभल पार्ट 2 की तैयारी थी। बताता हूं कहां की बात कर रहा हूं। वैसे आप जी न्यूज पे लगातार सुबह से खबर देखती रहे। संभल पार्ट 2 की तैयारी क्यों थी? क्योंकि वहां भी अफवाह फैलाई गई थी। संभल में आपको याद होगा पिछले साल कि मस्जिद तोड़ने की तैयारी है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अब बात करता हूं आज की, जहां संभल पार्ट 2 बनाने की कोशिश की गई। जयपुर के चौमू में मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाने पर विवाद हुआ। अतिक्रमण हटाने के बाद कुछ लोग वहां पर पक्की रेलिंग लगाने लगे। रेलिंग लगाने से मना करने पर क्या किया उन्होंने? पुलिस पर पत्थरबाजी, जबकि वो रेलिंग ही अवैध जगह पर लग रही। पुलिस ने रोका तो बदले में क्या किया गया? पत्थरबाजी। बहस जरूरी है। बहस जरूरी क्यों है? क्योंकि साफ साफ दिखा कि कुछ लोगों की मंशा ही नफरत फैलाने की थी। रात के वक्त रेलिंग कब लग रही थी? 3 बजे, सुबह के 3 बजे, रात के 3 बजे कह लीजिए। रात के वक्त इतने सारे लोगों का अचानक आ जाना शक पैदा कर रहा है। पहले विवाद बढ़ाना, फिर पत्थरबाजी करना। मैंने कहा ना, एक ट्रेंड सा दिखने लगा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि अतिक्रमण हटाने या उससे रोकने पर आपको आपत्ति क्या है? और आपत्ति है तो क्या आप पत्थरबाजी करेंगे? पुलिस पार्टी पर हमला करेंगे? अतिक्रमण हटाने पर सहमति बन गई थी मस्जिद कमेटी और प्रशासन के बीच में, तो फिर विरोध किसने किया? पत्थरबाजी क्यों की गई? पत्थरबाज कौन थे? जिनका ना बस मस्जिद कमेटी का जिनके ऊपर बस था और ना पुलिस प्रशासन का, वो कौन लोग थे? वो पत्थरबाज कौन थे? क्या कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने के लिए अफवाह का सहारा लिया? बुलडोजर आया था पत्थर हटाने के लिए, लेकिन अफवाह फैलाई गई कि बुलडोजर आया मस्जिद तोड़ने के लिए। धार्मिक भावनाएं भड़काकर आखिर कौन फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और भी कई सवाल हैं जिन्हें मैं आज ताल ठोक के हमेशा की तरह उठाऊंगा अपने मेहमानों के साथ। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका परिचय कराऊं और उनके पास हम चर्चा शुरू करने के लिए जाएं। उससे पहले ये पूरा मामला क्या है? वैसे मैंने समझा दिया है, लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए और अच्छी तरह समझिए। छोटा मस्जिद की सेफ्टी के लिए कुछ लगवाया था, इंगल पत्ती, उनको हटाने की बात थी। वो लगा के खुद ही हटा रहे, खुद ही लगा रहे, खुद ही हटा रहे। यहाँ से सूचना गई कि प्रशासन ने हटवा दिए, हम मान गए, लेकिन वहाँ सूचना ये गई कि मस्जिद को हटा रहे हैं। मस्जिद हटने की कोई बात नहीं हुई, न पुलिस प्रशासन ने की, न ये हुई। लिस्ट बनाई जा रही है कि कौन कौन लोग पत्थरबाज थे जो पत्थर फेंक रहे थे। एक पक्ष द्वारा वहाँ पे काफ़ी पुलिस के ऊपर पथराव किया है। इसमें पुलिस उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी और उसमें सख्त कार्रवाई करेगी। मैं मेहमानों से अब सीधे परिचय कराकर और चर्चा में आता हूं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर है, हमारे साथ डिबेट का हिस्सा रहेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SIM PLB के अध्यक्ष राशिद शरीफ हमारे साथ आप देख सकते हैं जुड़ चुके हैं आज की डिबेट में। और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य मौजूद हैं। सबसे पहले राशिद शरीफ, आप ही से सवाल पूछूंगा। आप बहुत पक्ष लेते हैं और जाहिर सी बात है आपकी मजबूरी भी है पक्ष लेना, लेकिन यहां इस केस में जो चौमू में हुआ, क्या कहेंगे? सहमति बनी पहले मस्जिद कमेटी में और प्रशासन में कि कई सालों से, 3 दशक से भी ज्यादा से वहां जो पत्थर जमा है मस्जिद के बाहर, उन्हें हटाया जाए, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक रुकता है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है। अव्वल तो मस्जिद कमेटी को पहले ही सोच लेना चाहिए था कि ये लोगों की दिक्कत का सबब बन रहे पत्थर, इन्हें हटा दिया जाए। लेकिन चलिए, प्रशासन के समझाने के बाद मस्जिद वाले तैयार हो गए कि ये पत्थर हटाए जाए। जब वो पत्थर हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचता है तो अफवाह फैलाई जाती है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है और रात को 3 बजे वहां पर पक्की रेलिंग अवैध स्थल पर की जा रही है, और जब प्रशासन रोकता है तो पत्थरबाजी की जाती है। क्या कहेंगे आप? क्या अब भी आप पक्ष लेंगे? अब भी आपको सहानुभूति है पत्थरबाजों से? बिल्कुल सर, बिल्कुल है, बराबर है, 100% रहना चाहिए। क्योंकि मस्जिद के पास अगर बुलडोजर जा रहा तो पहले ही आप लोग काफी बदलाव हैं।
सरकार जो चला रहे हैं वो लोग बदलाम है कि बुलडोजर है सो हर जगह चले जा रहा। अभी है सो जो पत्थरबाज है उनकी भी लिस्ट तैयार हो रही है, उनकी भी लिस्ट के पास उनके घरों पे भी बुलडोजर जाएगा। ये तमाम सबको हमको तो मालूम ही है। कल जो क्रिसमस पे जो हुआ है ना सर, कर्री सेना के जितने लोग हैं उनकी लिस्ट मेरे को जानना है, कितने घर टूटे उनके वो भी मेरे को जानना है, और उनके जो अध्यक्ष बैठे हुए थे गुप्ता जी, उनका भी घर टूटा या उनके ऊपर केस हुआ वो भी जानना है। सर एक तरफा नहीं चलना सर, एक तरफा का अच्छा, मजा नहीं आ रहा। 35 साल से एक तरफा चल रहा था, मजा नहीं आ रहा अनुराग। 35 साल से एक तरफा चल रहा था, अवैध जमीन पर कब्जा एक तरफा हो रहा था, वो ठीक था। अब आपको एक दिन में एक तरफा नहीं चाहिए। 35 साल से एक तरफा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी आपको? नहीं सर, 35 साल से चल रहा था या आज चल रहा था सर, मगर इस तरीके के अगर जो बार बार जो मुसलमान लोगों को जो टारगेट, अब इतना कल बड़ा, इतना हर जितने भी बीजेपी सरकार हैं, जहां भी स्टेट बीजेपी के, वहां पे इतना बड़ा पुरानी स्क्रिप्ट राशिद शरीफ मत पढ़िए, पुरानी स्क्रिप्ट मत पढ़िए। सुनिए मेरी बात को, मुसलमानों को टारगेट वाला विक्टिम कार्ड मत खेलिए। कल की बात है, मुसलमान अवैध जमीनों को टारगेट करके मस्जिद बनाए, रेलिंग बनाए, वो आपको ठीक लगता है? जब मना किया जाएगा, जब बुलडोजर से तोड़वाया जाएगा रेलिंग को, अवैध हिस्से को, तो आपको लगेगा मुसलमान टारगेट हो रहा है। ये क्या बात हो गई? अरे सर मेरे हिस्से में क्यों आ रहा सर बुलडोजर? सिर्फ मेरे हिस्से में क्योंकि आपका हिस्सा सरकारी है, आप सरकारी हिस्से पर हैं, वो आपका हिस्सा नहीं है। क्यों? अरे सर मेरी इबादत गाह है सर, यही बोल के तो बाबरी मस्जिद शहीद हुई। यही बोल के तो है, तो दूसरे जितने भी है इबादत गाह को दिक्कत क्या थी? मस्जिद को तो कोई परेशानी नहीं थी। नहीं राशिद शरीफ, आपकी इबादत गाह तो सलामत थी, उसमें क्या दिक्कत थी? उसके बाहर जो अवैध रूप से रेलिंग की जा रही थी उसको तोड़ा जाना था। जी सर, खाली वही दिख रहा सर हिंदुस्तान में, खाली मस्जिदों के पास अवैध जो रेलिंग बना रहे वही दिख रहा। पूरे हिंदुस्तान में खाली मस्जिदों के पास ही अवैध चल रहा, और कहीं नहीं है, किसी के घर अवैध नहीं बन रहे, किसी के प्रॉपर्टियां नहीं बन रहे, कोई मंदिर नहीं, कोई कुछ नहीं बन रहा, खाली मस्जिदों के पास। यही निगरानी के लिए चुने हम आपको, आप दिखा दीजिए, यही निगरानी के लिए चुने, रिपोर्ट करिए नाजायज का है। आपके लोगों का इतिहास रहा है इस देश के अंदर कि जहां जहां आप लोगों ने अपने इबादत गाह के नाम पे जगह बनाई, तमाम कब्जे किए भाई। कब्जे करने वाले जिनके मन में चोर होता है, उन्हीं को डर लगता है पुलिस वालों से, उन्हीं को डर लगता है बुलडोजर से, जो कब्जेबाज है। दूर से आता हुआ बुलडोजर देख के मन में डर हो जाता है कि मेरे ऊपर ही चढ़ेगा, क्योंकि मैंने कल चोरी करी थी, परसों चोरी करी थी, 100 साल पहले चोरी करी थी। यही चोरी जो है ये मन में भय बन जाता है। और यही जो है, दिखाई तेरा पत्थर कितने पड़े। शरीफ साहब अगर इतने शरीफ हो तो आंख खोल के देखो, टीवी लगा है ना सामने, कितने पत्थर मार रखे हैं आप लोग, आपके लोगों ने कितने पत्थर बचा रखे। शर्म नहीं आती? पत्थरबाजों को सरपरस्ती देते हो, पत्थरबाजी करते हो, जाके मक्का से लेकर हर जगह में पत्थरबाजी सीख के आते हो, और इस देश में पुलिस वालों पत्थर मारते हो। किस पे पत्थर मारा आपने? किसी और व्यक्ति पे नहीं, पुलिस पे पत्थर मारे रात को आप लोगों ने। आप मारे 20 से ऊपर पुलिस वाले घायल है। आपका इतिहास रहा है इस देश में, जहां भी जाएंगे वहां बलवा करेंगे, सरकार के विरोध में करेंगे। बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं कह रहा हूं चैनल पर बैठकर इस प्रकार की बकवास करने के खिलाफ केस होना चाहिए। ये जबानी पत्थरबाजी है, ये ठीक है, ये जबानी पत्थरबाजी है। राशिद शरीफ, ठीक है, मैं आता हूं। राशिद शरीफ काम है नहीं, बल्दिया अगर बल्दिया, अरे आप लोग गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है, पुलिस पे पत्थर मारना गुंडागर्दी है, पुलिस पे पत्थरबाजी करना गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी। ये तभी आपके 80 लोग पकड़े गए, 80 लोग पकड़े गए ना। आप तो बैठे अपने घर में एसी चलाकर, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं उनके घर वालों की सोचो। आप लोग बलवा करते हो, आग लगाते हो, उसके बाद सीधे साधे आदमियों को पकड़वा देते हो, लोगों को पकड़वा देते हो, उसके बाद कह देते हैं कि कौम के नाम पर शहादत हो गई, जन्नत मिलेगी। अरे जन्नत नहीं मिलेगी, उसके बच्चे बेचारे भूखे मरेंगे, उनके बच्चे भूखे मरेंगे। उसके बाद आप छाती पीटते बैठ जाओगे। शर्म आनी चाहिए, ये शराफत नहीं है, ये शराफत नाम शरीफ लगा रखे, बंधन लगा लो, कुछ और लगा लो। नाम राशिद शरीफ है भाई, ये शराफत थोड़ी दिखा रहे हैं, शरीफ शराफत दिखाते हैं। ठीक है, प्रदीप भंडारी, कानून को मानते हैं तब शराफत होती है। ठीक है, प्रदीप भंडारी, सवाल ये है
कि 35 साल से भी ज्यादा समय से वहां पत्थर रखे थे, अपने आप नहीं हटाए गए, और जब प्रशासन को इस बात की सहमति दी गई, देखिए यही हुआ था संभल में भी प्रशासन को पहले गुड फेथ में लिया गया। प्रशासन को लगा कि हमारी जो भी कहना है वो मस्जिद कमेटी मान चुकी है, लेकिन बाद में व्हाट्सएप पर एक फेक मैसेज सर्कुलेट किया गया जिससे वहां भीड़ जुटाई गई। रात के 3 बजे हमने देखा चोमू में भी बाकायदा उसी तरीके की भीड़ थी, वैसी ही पत्थरबाजी हुई है प्रशासन के ऊपर। तो क्या मौके का फायदा उठाने की कोशिश की गई थी ये साजिश रच के? अनुराग जी, ये इस वक्त ये आपके एक पैनलिस्ट जो मौलाना बैठे हैं ये बोल रहे थे हिस्सा ले लिया, और कितना हिंदुस्तान का हिस्सा लेना चाहते हैं। 1947 के अंदर धर्म के नाम पे ऑलरेडी पाकिस्तान ले चुके हैं। इस देश के अंदर कानून किसका चलता है? संविधान चलता है ना अनुराग जी, ना किसी स्पेसिफिक धर्म का चलता है। तो जब संविधान क्या कहता है कि अगर कोई भी गैर कानूनी अतिक्रमण है किसी भी धर्म के कहीं पे भी द्वारा, तो उसको हटाना चाहिए। और इसमें हर समाज के व्यक्ति को जब ऑलरेडी ऑन बोर्ड ले लिया है, फिर पत्थरबाजी तो एक बहाना है। याद करिए, मैं आपको डेटा के हिसाब से बताना चाहता हूं, ऐसे एकदम से इनके पास पत्थर आ कैसे जाते हैं। जब गणेश चतुर्थी का महाराष्ट्र में कोल्हापुर में फेस्टिवल होता है तो हिंदुओं के ऊपर पत्थर चलते हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी में शोभा यात्रा पे पथराव होते हैं। बिहार में हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने पर पथराव होते हैं। और यहीं पे राजस्थान के अंदर आप याद करिए कि 2024 में जयपुर के अंदर एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी, वहां पर भी उठा के पत्थर फेंका चालू कर दिया था, जिसमें 4 पुलिस वाले घायल हो गए थे। तो हमेशा इनको पत्थर पकड़ने का बहाना क्यों चाहिए रहता है? कभी हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर, कभी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पर पकड़ने का बहाना क्यों चाहिए कुछ मुसलमानों को? मैं कुछ मुसलमान कह रहा हूं, मैं बहुत से मुसलमानों को जानता हूं जो शांति और सौहार्द में यकीन करते हैं, लेकिन ये जिन्होंने पत्थर उठाए, जिन्होंने मस्जिद समिति के प्रशासन के साथ सहमति के बावजूद इस तरीके की हिंसा करने की कोशिश की, गैर कानूनी काम किया, कानून को अपने हाथ में लिया, पुलिस पार्टी पर पत्थर बरसाए, इनकी मंशा को आप कैसे परिभाषित करेंगे कपिश जी? भाई देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये कि ये जो मसला है, इस मसले में जो अतिक्रमण बताया जा रहा है, इस पर एक कानूनन केस था और इस पर स्टे था। दो प्रशासन और मस्जिद पक्ष के बीच में बैठ करके बात हुई, सुलह समझौता हुआ, उनके अनुसार वो काम करना शुरू किए, पत्थर उत्तर हटाए। लेकिन जब रेलिंग की बात आई तो वहां पे कुछ कॉन्स्पेरेंसी किसी के द्वारा वोटों की राजनीति के लिए किया गया। किस तरफ इशारा है? ये बात नहीं, इशारा साफ कीजिए। वोटों की राजनीति की आपने बात कर दी तो इशारा साफ कीजिए। एकदम साफ कर दे रहे हैं, पहले हमारी बात आ जाने दीजिए। इशारा तो हम, आप जानते ही हैं हमारी आदत है, साफ किए बगैर जाएंगे नहीं। हाँ। तो देखिए, बहुत स्पष्ट की बात है कि उस समय जो है वो एक ऐसा माहौल बनाया गया कि साहब मस्जिद अब डिमोलिश होने जा रही। एक तबके को उग्र, ओह, कपिल जी की आवाज चली गई। किसने किया? रहमान बर्क, इन्हीं का एमपी था ना जो के अंदर आ रही है। कपिल जी आपकी आवाज आ रही है। प्रदीप भाई एक मिनट, किसने अफवाह फैलाई? आपने 2 बातें कही, वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया और अफवाह फैलाकर एक विशेष समुदाय को उकसाने का काम किया गया। आपका इशारा किस तरफ है, आप बताइए। हाँ, देखिए, वो उन लोगों की तरफ है जो लोग ऐसे नाखून रगड़वा के देखते हैं, टेस्ट करते हैं पारा कहां तक गया, जो गणेश जी को दूध चढ़ा करके करवाते हैं कि पारा कहां तक गया, जो सील बट्टा खटका करके देखते हैं कि उनका सूत्र कहां तक पहुंचा। तो आप तो समझ गए कि कौन है। ये क्या बात कर रहे हैं? बीच में गणेश जी कहां से आ गए? बीच में गणेश जी कहां से आ गए? क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या मतलब है? ये गलत बात है। आपने बंदे बदतमीजी कर रहे हैं। अनुराग जी गणेश जी को कोट करना। कपिल जी एक मिनट, कपिल जी एक मिनट, कपिल जी एक मिनट। अच्छा आचार्य जी एक मिनट, कपिल जी एक उदाहरण कपिल जी को और दे दूं। कपिल जी, कल हमने जी न्यूज पर खबर दिखाई थी, एक मुस्लिम युवक को पकड़ा गया जिसने महिला के साथ छेड़खानी की थी। उसने कहा कि क्यों तूने छेड़खानी की? तो बोला ऊपर से हुक्म आया था। बोले ऊपर से कहां से? बोले अल्लाह के पास से। तो फिर ऐसे लोगों का भी नाम लीजिए जो अल्लाह को बदनाम करते हैं अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए। नहीं बोला जाएगा, वोट बैंक चला जाएगा। यहाँ पर हिंदुओं गाली देने की। आचार्य जी एक मिनट, मैं कह रहा हूँ हिंदुओं गाली नहीं दी जा सकती। आचार्य बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसे आदमी को गलत बात है भाई। कपिल जी बोलिए। ये पूरी पार्टी का ही एक
अरे भाई नहीं ठीक है हाँ कपिश जी बोलिए। गोली चलवाए जाओ, हिंदुओं को मारे जाओ, गोली फालतू वाली बातें बकवास कर रहे हैं बैठ के आप। कपिश जी को आचार्य जी डिबेट होने दीजिए। अरे सनातन में गाली देते हो। ठीक है, मैंने भी आपत्ति अरे कपिश जी की बात पर मैंने भी आपत्ति दर्ज की, उन्हें एक उदाहरण भी दिया, आप सुन लेते हो क्या कह रहे हैं। कपिश जी बोलिए। और वो जूम पर है, वो बोल नहीं पाएंगे। इनके उदाहरण में गणेश जी कहां से आ गए बीच में? नहीं, गणेश जी क्या बोल रहे हैं? गणेश जी का नाम कैसे? अरे आप कहां से आ गए? विनोद जी रुकिए, मैं आता हूं आपके पास। मैं आता हूं, कहां से आ गए मैं आता हूं। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण जी गणेश जी को देखा है लोगों ने, भगवान गणेश को बुलाया। अरे एक मिनट गणेश जी का नाम लेने का नमाजबाजी ये जान ले कि वो कहने का मतलब जान ले। विनोद बंसल बीच में, विनोद बंसल बीच में, विनोद बंसल बीच में, इन्होंने गणेश जी का नाम क्यों लिया? अरे कोई भी बोलेगा, कपिश जी का लोग सुन नहीं पाएंगे। आप उन्हें जाने क्यों दे रहे हैं? विनोद बंसल उनकी बात को सुनिए। माफी मांगेंगे कपिश जी बोलिए भाई, इनको बोलिए गणेश जी पर माफी मांगेंगे। अच्छा ठीक है, माफी मंगवाता हूं, रुक जाइए आप। मैं माफी मंगवाना मेरा काम है, रुकिए कपिश जी। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। अरे ऐसे नहीं, धमकी नहीं चलेगी यहाँ पर। ठीक है कपिश जी बोलिए। अरे धमकी नहीं, धमकी क्या मतलब है? मेरे गणेश जी का अरे आपके गणेश जी का अपमान नहीं हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के गणेश जी का अपमान हुआ है। गणेश जी सबके पूरे विश्व के हैं। मेरी बात सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने गणेश जी को दूध पिलाने वालों की बात की है, गणेश जी की बात नहीं की है। पहली बात तो ये। अच्छा ठीक है, अरे ठीक है भाई आप। अरे भाई अब डिबेट गणेश जी पे नहीं हो रही है, डिबेट गणेश जी पे नहीं हो रही है। आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। कपिश जी बात पूरी कीजिए। ना गलत बात है ये। अरे भाई गलत बात है, माफी मंगवाता हूँ, रुक जाइए। मैं निवेदन ही कर सकता हूँ। ठीक है कपिश जी बोलिए। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि देखिए, जिन लोगों का काम है नफरत की राजनीति करना, किन लोगों का? विद्वेष के लिए ये सब कर्म है। किन लोगों का? वो कौन लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था संभल में, जिन्होंने संभल में व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था कि मस्जिद तोड़ी जा रही है? वो कौन लोग हैं? अफवाह फैलाना किनका काम है? क्लियर तो कीजिए। जो जी की हत्या से प्रसन्नता, अब इससे साफ क्या हो सकता है? नहीं फिर बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी टूट कर आ रही है। ये खुद ही टूटे हुए हैं। मैं ये विनोद भाई बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं मेरी आवाज। मैं ये कह रहा हूँ अनुराग भाई, अपमान करेंगे तो ऐसे ही होगा इनके साथ में। नहीं गणेश जी का अपमान नहीं, आप चित्रगुप्त का अपमान कर रहे हैं। सीधी बात। अरे विनोद जी भाई आप बीच में बोलेंगे, उनकी आवाज नहीं सुन पाएंगे हम लोग। गणेश जी का अपमान ठीक नहीं है। मैं सुनना भी नहीं चाहता जब तक माफी नहीं मांगेंगे। इनको माफी मांगने के लिए बोलिए कि आप बताइए, आप डिस्टर्बेंस है। मैं कह रहा हूं आप विनोद बंसल चुप होंगे तभी हम कपिश जी की माफी भी सुन पाएंगे, खेद भी सुन पाएंगे और ये भी सुन पाएंगे कि वो दोनों मांगना नहीं चाहते। आप शांत रहिए 2 मिनट। अच्छा कपिश जी, आपने गणेश जी का जिक्र किया, हालांकि मैंने स्पष्ट किया है आपने गणेश जी की नहीं, गणेश जी को दूध पिलाने वालों की बात की है, लेकिन फिर भी अगर इससे गणेश भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं तो आप माफी मांगेंगे, खेद प्रकट करेंगे या कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं दुर्गे पहली बात ये, मैं सनातनी पुरातनी भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज बताएंगे कि हमको काम कैसे माफी मांगनी है। वंशज है तो हमारे प्रभु के लिए हम अपमानित करेंगे। अरे ये बेचने वाले लोग हैं, ये सेलिंग करते हैं की। ये जहां पहले से हमारे मंत्री बीफ एक्सपोर्ट के लिए सर्टिफिकेट। ठीक है, गणेश जी का अपमान हुआ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किया है। अगर ये सच है तो देश देख रहा है, ताल ठोके में देश देख रहा है। ठीक है, अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं, चोमू पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। विनोद बंसल अब बोलिए, और गणेश जी का जिक्र मत कीजिएगा, मुद्दा आज गणेश जी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं तो गणेश जी को प्रणाम करता हूं, उनको सद्बुद्धि दे यही प्रार्थना करता हूं। और मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए अनुराग जी, मैं बड़ी बात इसमें और दूसरी बात मैं एक बात कह रहा हूं कि चोमू वाले मामले में 1982 में हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है। हाईकोर्ट ने उस मामले पर जो स्टे लगा दिया था और उसके बाद में मामला वहीं स्टैंड स्टिल चल रहा था। अचानक 1-2 दिन पहले इन मस्जिद कमेटी वालों ने वो उसमें कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, विच वाज अगेंस्ट द वायलेशन, जो कि कानून का और इसका जो कोर्ट के निर्णय का अवहेलना थी। कल पुलिस गई, उन्होंने उसको रुकवाया। इतने के शांति से कपिश जी, अब वही वाली बात हो गई। आपकी आवाज नहीं आएगी, विनोद जी के बीच में बोलेंगे, आप जूम पर हैं सर, आपकी ऑडियो नहीं आएगी। 2 लोग एक साथ बोलेंगे तो ऑडियो नहीं आएगी, माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए अनुराग जी, देखिए पुलिस ने जाकर के कल शाम को सब कुछ वहां इलीगल स्ट्रक्चर हटा दिया था, लेकिन जैसी पुलिस गई तुरंत वो जिहादी फिर वापस चालू हो गए थे। फिर पुलिस को पता लगा, पुलिस आई ना, उसने दोबारा वापस से उसको रुकवाया। अब इस समय जो है ना,
वो वहां पर रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों का जो गुट वहां पर आसपास रहता था वो भी सक्रिय हो गया और पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। दर्जन भर से करीब 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। आप सोचिए कि पुलिस कानून का उल्लंघन करना, आप सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट का अवहेलना करना और उसके बावजूद भी ये विक्टिम कार्ड खेलना कि बुलडोजर हमारे ऊपर ही चलता है। अब एक और बात कहना चाहता हूं अनुराग जी, आप मुझे बताइए कि जो हुमायूं कबीर अभी जो बाबरी मस्जिद बना रहा है उस बाबरी का अभी तक को स्टोन नहीं लगा और उससे पहले वहां पर दो जुम्मे पर नमाज हो चुकी, एक पहले हो गई और एक आज हो गई। आप मुझे बताइए जब ये बेयर लैंड पर नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, मस्जिद के लिए जमीन खरीद कर वहां नमाज की जाए, मस्जिद की जरूरत नहीं है इनको। आपको क्या आपत्ति है? बाबरी पर आपत्ति कर सकते हैं आप, नाम पर आपत्ति कर सकते हैं, मस्जिद पर कैसे आपत्ति है? गणेंद्र भारद्वाज, आपत्ति है, आपत्ति है, आपत्ति है। अच्छा, आप अपनी आपत्ति अपने पास रखिए, आपने जता दी, ठीक बात है, अच्छी बात है। आपकी आपत्ति से मैं भी इत्तेफाक रखूं ये जरूरी नहीं है। गणेंद्र भारद्वाज जी, ये किस तरीके का ट्रेंड है? कानून अपने हाथ में लेंगे, पुलिस प्रशासन पर पत्थर चलाएंगे, अगर अतिक्रमण हटाने प्रशासन जाएगा तो प्रशासन पर पत्थर चलाएंगे, क्या ये सही है? देखिए अनुराग जी, निश्चित तौर पर कानून को अगर कोई भी हाथ में लेता है तो वो गलत है। ये देश संविधान और कानून से चलेगा, ये देश किसी की गुंडागर्दी से थोड़ी चलेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस बात पे आपने डिबेट रखी, और मैं बार बार कहता हूं और इन सब लोगों से कह रहा हूं जो भी आपके पैनलिस्ट है, कि ये हिंदू मुसलमान करना ये पाकिस्तान का एजेंडा है। जो भी इस एजेंडे में ट्रैप होगा वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एजेंडे को आगे फॉरवर्ड करता है। हमें इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। अपराधी कोई भी हो, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। गणेंद्र जी को बोलने दीजिए। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। आप लोग अपराधी में धर्म ढूंढते हो, ये दिक्कत है कि अपराधी में धर्म मत ढूंढो। अपराधी कोई मजहब होता है, जो आदमी गलत मजहब होता है, संविधान के खिलाफ काम करेगा, जो कानून के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। गणेंद्र जी, तो आप बड़ी गलत बात कह रहे हैं, अपराधी का धर्म नहीं देखना चाहिए। ये तो आप बड़ी गलत बात कह रहे हैं, अपराधी का धर्म नहीं देखना चाहिए। आपकी सहयोगी पार्टी जब तक आप कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने हिंदू आतंकवाद का एक कैंपेन चलाया था, फिर उन्होंने धर्म देखा। मतलब ये क्या बात हो गई? अपने अपने पॉलिटिकल मंसूबे पूरे करने के लिए आप आतंकवाद में भी धर्म देख लें, आप अपराध में भी धर्म देख लें, और जब आपकी बारी आए, जब आपको डिफेंड करना हो, तो आप कहें कि किसी भी अपराधी का धर्म नहीं देखे जाना चाहिए। अजमल आमिर कसाब का क्या धर्म था? क्या उसका धर्म आतंकवाद था? कह रहा हूं अनुराग, मैं फिर कह रहा हूं, किसी आतंकवादी का, किसी क्रिमिनल का, किसी अपराधी का कोई धर्म नहीं है। जो धर्म के एंगल से देखता है वो पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। ये हिंदू मुसलमान करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, ये पाकिस्तान का एजेंडा। पाकिस्तान चाहता है कि हमारे देश में लोग हिंदू मुसलमान में बढ़े। यानी गणेंद्र भारद्वाज का प्रदीप, ठीक है, प्रदीप भंडारी, गणेंद्र भारद्वाज का सीधा सीधा आरोप है कि आप पाकिस्तान के एजेंडे में फंस गए हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान में अपना एजेंडा चला रहा है और आप चलने दे रहे हैं हिंदू मुसलमान को लड़वा करके। अनुराग जी, पाकिस्तान के प्रेमी तो ये लोग हैं, जरा सुनिए पाकिस्तान प्रेमी गैंग को। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्ला, ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन, इन्होंने रोहिंग्याओं को जो लोग 1 महीने का राशन दे, ये क्या बात करेंगे हिंदू मुसलमान की? इनके लिए तो रोहिंग्याओं की बात करना भी मुसलमान की बात करना होता है। ये घुसपैठिया प्रेमी गैंग है। मैं बताता हूँ इनकी असली पोल, सुनिए। दिलदार नवाब, असमाल नवाब, इंजामुल हक, जियाउल हक, फैजुल शेख, अजरुल शेख, मुनिरुल शेख, इकबाल शेख, नूरुल शेख, हजरत शेख, अकबर अली, यूसुफ शेख, ये 13 लोग को मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या के लिए, हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या के लिए इनको कन्विक्ट करा दिया कोर्ट द्वारा। सबके सब एक समुदाय से कैसे आते हैं? चलो इनके खिलाफ बोल के बताओ। पत्थर सब क्या हिंदू पत्थर उठाया है? हिंदू को क्यों डाल रहे हो? पहले हिंदू आतंकवाद शब्द को प्रयोग किया, जानबूझ के आपकी डिबेट में हिंदू पत्थरबाज शब्द का प्रयोग करना चाह रहे। क्यों नहीं बोल रहे ये कि जब भी भले रामनवमी हो, भले गणेश पूजा हो, भले इलीगल अतिक्रमण हटाना हो, कोई एक वोट बैंक की हाथ में पत्थर लेके क्यों फेंकता है? भले वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे फेंकना हो, भले धर्म पे फेंकना हो, भले पुलिस वाले पे फेंकना हो, और इसके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहा है? गणेंद्र जी जवाब दीजिए, आगे बढ़ता हूं। अनुराग, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, आपकी डिबेट में भी 10 बार आया। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, 11 साल से आप लोगों की सरकार है। अमित शाह गृह मंत्री है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है। उसके बाद पत्थरबाजों के खिलाफ बोलो।
ये हम कहा रोहिंग्या पर आ गए, हम बात पत्थरबाजों की कर रहे हैं भाई, हम बात चोमू के पत्थरबाजों की कर रहे हैं, चोमू के पत्थरबाजों पर रही है। गुलाम सरवर भी हमारे साथ है। जैसे पत्थरबाज काहे दिखते हैं जी, अरे ज्ञानेंद्र जी एक ही जैसे पत्थरबाज काहे दिखते हैं। एक लोग तो राम मंदिर पे साधु संतों पे लाठी चलवा ली थी इन्होंने, ये कपी वाले लोग। अब इनसे पत्थरबाजों के खिलाफ नहीं बोला जा रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में वोट बैंक चाहिए। अरे ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी जरा पत्थरबाज के खिलाफ तो बोलो, कौन है ये पत्थरबाज, कहां से है पत्थरबाज, ऐसा कौन सा डेमोग्राफी वाला वोट है जिसके कारण नहीं बोल पा रहे। सरकार ने परमिशन दे दी, समुदाय ने एग्री कर दिया, पर कुछ लोग आएंगे हमेशा हाथ में तलवार ले जाएंगे, दूसरे हाथ में पत्थर लेंगे और हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या चाह रहे हो ये? अरे हिंदुस्तान है हिंदुस्तान, यह कानून का शासन चलता है, पाकिस्तान नहीं है जहाँ शरिया चले। ये शरिया वाली मानसिकता है, ये इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब ठीक है पाकिस्तान में मैं विनोद बंसल के पास जाऊं उससे पहले राशिद शरीफ से एक सवाल। ठीक है आप दोनों चुप हो जाए, राशिद शरीफ से एक सवाल, उसके बाद विनोद बंसल का एक रिएक्शन। राशिद शरीफ, अगर ये अफवाह कि मस्जिद तोड़ी जा रही है मुसलमानों ने फैलाई है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या किसी भी जरिए से, तब भी दोषी वो लोग हैं, और अगर किसी और की फैलाई अफवाह का वो मोहरा बने हैं तब भी तो दोषी आप उन्हीं को मानेंगे जो किसी और की कही सुनी पर यकीन करके पत्थर बरसाने लगे पुलिस पर, जो पुलिस कानून से इतर कुछ कर नहीं सकती, कानून से अलग हटके कुछ नहीं कर सकती, जिस पुलिस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वो गैर कानूनी कुछ नहीं करेगी, उस पर पत्थर बरसाने लगे। यानी कि अगर आप दंगा फैलाने के सीधे तौर पर दोषी नहीं है तो आप मोहरा बनने के दोषी हैं, क्या आप यह मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं सर, मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि 11 साल में पत्थरबाज, वो पत्थर पिघल गया सर, वो पत्थर पिघल गया, बिल्कुल खत्म हो गया वो पत्थर। अब वो पत्थर का जिक्र मत करो। पत्थर पिघल गया लेकिन पत्थरबाजों का दिल नहीं पिघला राशिद शरीफ। नहीं पत्थर पिघल गया लेकिन पत्थरबाजों का दिल नहीं पिघला। पत्थर, अब ये लोगों को सिर्फ ये लोगों को डिबेट पे बिठाओ, खाली पत्थरबाज, ये लोगों को डिबेट में बताओ, रामनवमी में पत्थर, गणेश चौथी में पत्थर, होली में पत्थर, इधर पत्थर उधर पत्थर, खत्म हो जाएगी। दूसरा काम हमारा मुसलमान अगर पसंद हो गया, कोई दूसरा काम है, दूसरा काम दिमाग को हाईलाइट करो, लैला पे पत्थर मार के बैठेंगे। ठीक है रुक जाए अच्छा रुक जाए, यही काम है हमारा, इसकी भी अगर दूसरा कोई काम नहीं है। अरे सर यहाँ पे हर रोज हम किसी आतंकी को डिबेट में नहीं बुलाते। आप सवाल हम पर उठा रहे हैं, आप सवाल, अरे आप इंडायरेक्टली हम पर सवाल उठा रहे हैं, जी न्यूज़ पर सवाल उठा रहे हैं, हम किसी आतंकी को नहीं बुलाते, हम किसी आतंकी को नहीं बुलाते। ना ठीक है बताइए, आपकी स्क्रीन पे बैठे हुए दिखाई नहीं दे पत्थर किसने मारे? ना ठीक है, वो अरे वो डिफेंड कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उससे वो अपराधी नहीं हो जाते। चोर को कहो ना चोर है, ठीक है सर, ठीक है सर, ये मस्जिद का बताइए, हमारे यहाँ कहावत है जागी रही भावना जैसी। ठीक है विनोद बंसल को खुदा के बंदे दिखाई, विनोद बंसल एक सवाल, एक मिनट राशिद भाई आता हूँ, 11 साल से राशिद भाई आता हूँ, विनोद जी को जाना है, राशिद भाई आता हूँ। विनोद जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि ये सवाल भी तो जायज है कि 11 साल से आपकी सरकार है, ठीक है कि आपने जो वहां हमारे सैनिकों पर पत्थर बरसते थे वो बंद कर दिए, लेकिन वो ट्रेंड अब शहरों में आ गया, अब चोमू जैसी जगह में, अब संभल जैसी जगह में पत्थरबाजी होने लगी। तो क्या हुआ आपकी सरकार का फायदा, क्या हुआ आपके प्रशासन और कानून व्यवस्था का इंतजाम? अगर जरा सी बात पर कोई पत्थर मार रहा है पुलिस पर तो यह स्थिति तो बद से बदतर हो चुकी है, फिर ऐसे में जीरो टॉलरेंस कहां गया सरकार का? अनुराग जी देखिए, सरकार किसकी, मेरी और आपकी और किसकी है? मैं ये पूछना चाहता हूं, जितने लोग बैठे हैं उनकी क्या सरकार नहीं है क्या? जितनी इनकी सरकार है उतनी मेरी सरकार है, अगर माने तो ठीक है, नहीं सरकार तो उनकी भी है जो पत्थर बरसा रहे हैं। देखिए अनुराग हाँ नहीं ठीक है, मैं कहता हूँ उन्हीं की भी है, उनकी भी है। मैं सुनिए मेरी बात को, पहले पूरी बात होने दीजिए। देखिए राशिद शरीफ ने जिस तरह का विक्टिम कार्ड खेला है, पत्थर को फूल बना करके पिघला करके उनको पानी बना दिया, लेकिन ये नहीं कहा एक बार इनके मुंह से नहीं लगा। एक मिनट गणेंद्र जी आता हूं, फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई, हिंदुओं पर ये भी पत्थरबाजी, पत्थरबाजी करेगी, जिहादी भी पत्थरबाजी करेंगे, आतंकवादी पत्थरबाजी, और आप देखिए कि नमाज, गणेंद्र भाई आता हूं, आपसे एक सवाल, हिंदू तो सब पत्थरबाजी का शिकार होता रहेगा यार।
अनुराग जी हम तो पत्थरबाजी के शिकार हो गए, पता नहीं क्या चक्कर है, ये नमाजवादी पत्थरबाजी करेंगे, कांग्रेस की पत्थरबाजी करेगी, और आप देखिए ये कि अनुराग जी मुझे भी बोलने की, देखिए मैं आपकी डिबेट में अल्पसंख्यक हूँ भाई, अनुराग जी मैं आपकी डिबेट में अल्पसंख्यक हूँ, कृपया मेरे अधिकारों की रक्षा करो, मेरे अधिकारों की रक्षा करो। नहीं मुझे एक बात बताइए, आपने अपराधी का धर्म नहीं होता है, पत्थरबाज का धर्म नहीं होता, काम तो होता है। अनुराग जी मुझे बताइए, केजरीवाल ये पत्थरबाजी करते रहेंगे, क्या अफजल था? लेकिन ज्ञानेंद्र जी तो मक्का मदीना नहीं गए, अरे ठीक है भाई, किसको सुना जाए? ज्ञानेंद्र जी आचार्य मक्का मदीना नहीं गए, आचार्य विक्रमादित्य आपको सुना जाए, घनेंद्र जी को सुना जाए, विनोद बंसल को सुना जाए, किसी की आवाज नहीं आ रही सर। हाँ अनुराग जी, बात खत्म। अनुराग जी बस 10 सेकंड में बोल रहा हूँ। हाँ। देखिए मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो घनेंद्र जी हैं वो तो कभी मक्का मदीना गए नहीं, इन्होंने पत्थरबाजी कैसे सीख ली मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे को। खैर चलो, हो सकता है कि पड़ोसी का रंग बदलता हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलना है इन्होंने, कांग्रेस के पत्थर तो मैं सहन करने पड़ेंगे, लेकिन इनको पता है कि हिंदू समाज जब पत्थर फेंकता है ना, हिंदू समाज पत्थर नहीं फेंकता, हिंदू समाज पत्थर का जवाब जो है ना जी गोले से देता है, और इसी के कारण इनका राजनीतिक धरातल रसातल में जा चुका। ये सीधे बात हो गई। अरे भाई क्यों और अपनी बेइज्जती कराते हो यार? अरे मुझे बताइए घनेंद्र जी, मत करो यार, क्यों सोनिया के चक्कर में पड़े हो यार? आप विदेशी इटालियन लेडी के चक्कर में क्यों पड़े हो यार? आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, विनोद बंसल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, डिबेट से अलग व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, किसी से नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए चौमू वाली बिल्कुल ठीक, चौमू वाली घटना पर देखिए मामला को हिंदू मुसलमान नहीं है, ये मामला सीधा शासन प्रशासन और जिहादियों के बीच का मामला है। ठीक है, कानून का पालन करने वाले और कानून का विरोध करने वालों का मामला है, इसको कभी कम्युनल कलर नहीं देना चाहिए। ये सीधा शासन प्रशासन को चैलेंज करने वाली घटना है, हिंदुओं को डराने वाली घटना है, और आप देखिए कानून का मजाक उड़ाने वाली घटना है, जिसका सर्वथा निंदा करनी चाहिए अगर कोई कानून और संविधान में। मैं समझ गया। कपिश जी का मैं रुक करूं, उससे पहले नरेंद्र भारद्वाज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि अपराधियों का धर्म नहीं देखा जाना चाहिए, फिर जब अपराधी चिन्हित करके पकड़े जाएंगे, इनका एनकाउंटर होगा, इनको सजा मिलेगी, तो फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि एक ही धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? अनुराग बिल्कुल नहीं कहेंगे, बहुत ईमानदारी से अनुराग बहुत शालीनता से बता रहा हूँ, ना अपराधी का कोई धर्म है ना आतंकवादी का कोई धर्म है, ये पूरे का पूरा मैं मान गया, लेकिन जब पकड़े जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी तो आप ये तो नहीं कहेंगे एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? अनुराग ये कानून व्यवस्था फेल हुई है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है, ये पूरे का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पे राजस्थान में, वहां पे भी अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो भजनलाल शर्मा से जवाब लेना चाहिए, राजस्थान की बीजेपी सरकार से जवाब लेना चाहिए कि आपके होते हुए कैसे पत्थर चल रहे, कैसे उन्माद हो रहा है, कैसे सांप्रदायिक दंगा होने की साजिश रची जा रही है। ये तो इनके पास इंटेलिजेंस है। आज भजनलाल शर्मा को आज भजनलाल शर्मा की सरकार पे सवाल उठने चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान पे। ये हिंदू मुसलमान भंडारी जवाब दीजिए। भजनलाल शर्मा की सरकार का फेलियर है, प्रशासन स्थिति को काबू में नहीं कर पाया, प्रशासन मस्जिद पक्ष के लोगों को विश्वास में नहीं ले पाया, प्रशासन मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाया कि वो सिर्फ वैधानिक कार्रवाई करने जा रहा है। अनुराग जी, अगर इसी आर्ग्यूमेंट को आगे लेके जाए तो 17 मार्च को एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को पंजाब के अंदर पीटा गया था और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी, तो इस हिसाब से तो फिर भगवंत मान से तुरंत आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को इस्तीफा लेना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है देश के काउंटर के लिए एक्सपोज कर दिया तो उचकना चालू हो गए, ये 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 देखिए फिर ये उचकना चालू हो गए, फिर ये उचकना चालू हो गए, फिर ये उचकना चालू हो गए, फिर ये उचकना चालू हो गए। या तो आप घनेंद्र जी, आम आदमी पार्टी में बोलने का मौका कम मिल रहा है क्या आपको? नहीं, आपको अगर आम आदमी पार्टी में बोलने का कम मौका मिल रहा है तो जी न्यूज के मंच को मत इस्तेमाल करिए। मैं 30 सेकंड अपनी बात को रखना चाहता हूँ, हमने जेल करी, मैं 30 सेकंड अपनी बात को रखना चाहता हूँ। झूठे फैक्ट नहीं,
प्रदीप भंडारी झूठ रखना चाहता हूँ, झूठ मत बोलो, झूठ मत मैं बोलो जवाब दे प्रदीप दूं? भंडारी। जवाब दीजिए प्रदीप, जवाब दीजिए, फिर मैं कपिल जी का रुख करता हूँ। प्रदीप भंडारी आप बहुत ईमानदार पत्रकार रहे हो, वैसे ईमानदार आदमी रहो, झूठे मत बनो। दूसरा किस्सा, आरएसएस में जाके झूठ मत अमृतसर बोलो। के अंदर, अरे आरएसएस वालों को देखिए अनुराग जी, ये क्या बीच में आरएसएस वालों को खुश करने के लिए अमृतसर झूठ के मत अंदर बोलो। ये अमृतसर के अंदर हजारों लोग सड़कों पे निकले और अरविंद केजरीवाल की पुलिस को सवाल उठा के पूछा कि ये क्या कहाँ पत्थरबाजों से अरविंद केजरीवाल पर आए, कहाँ पत्थरबाजों से अरविंद केजरीवाल पर आए? ठीक है, ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, ठीक है, कपिल श्रीवास्तव के बाद, ठीक है कपिल जी। अच्छा मेरे को क्यों चिपका रहे भाई, सर्दी का असर मेरे गले पर भी है भाई। अच्छा कपिल जी, आपने जब गणेंद्र जी ने सरकार को, पुलिस प्रशासन को फेल बताया तो आपने सहमति में सिर हिलाया। मुझे ये बताइए एक छोटा सा सवाल कि अगर आप इस बात से सहमत हैं, अरे प्रदीप भाई रुक जाइए, कि पुलिस प्रशासन फेल था, सरकार फेल थी, तो जब कार सेवकों पर हमला हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो क्या आप ये मानते हैं उस वक्त की सरकार भी फेल थी? एक मिनट प्रदीप भाई, एक मिनट, आम आदमी पार्टी पर बहस नहीं है। कपिल श्रीवास्तव जी, तो क्या कार सेवकों पर जब हमला हुआ था उस दौरान की सरकार भी फेल थी? अगर मोहनलाल सरकार फेल हो गई? अनुराग भाई पूरी बात आ जाने दीजिए, मैंने सहमति में सर हिलाया है तो उसका आप कारण जान लीजिए ना। हाँ। देखिए एक बात और भी बताते हैं आपको कि पत्थरबाजों पर से पत्थरबाजी जो है इन्होंने कश्मीर में इन लोगों के अनुसार खत्म कर दिया इन्होंने। अब पत्थरबाजी वहां तो होती नहीं, अब वो देश के अन्य हिस्सों में हो रही, ये इनका कहना है। तो जो आपने कश्मीर में किया था, अरे भैया वो इसीलिए क्योंकि आपके जैसे नेता समाज के अंदर भी जब कानूनी कार्रवाई होती है और तुष्टीकरण के खिलाफ जब सरकार खड़ी होती है, आपके जैसे लोग उनको ऑक्सीजन देते हैं, उसके बाद जाकर उनको लाठी के साथ में पुलिस अदालत के अंदर भी पीटा जाता है, पर उन पत्थरबाजों के पक्ष में आप आते हैं। ये बता दीजिए, ये अब एंकर नहीं है, अब ये प्रवक्ता है। अरे भैया जो बोलना है बोलो, जितना बोलना है बोलो, सवाल देश की जनता, आप जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए, दुर्भाग्यपूर्ण है जो चोमू में हुआ, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरीके से डिबेट में आज जुबानी पत्थरबाजी की गई वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों ही जगहों की पत्थरबाजी को मैं सेकंड नहीं करता, मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जाते जाते, और वो ये कहना चाहूंगा कि किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी समुदाय के आप ताल्लुक रखने वाले हो, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ना तो अफवाह फैलाइए अपनी तरफ से जब तक आप कंफर्म ना हो किसी चीज को लेकर के, और कंफर्म होंगे तो अफवाह थोड़ी फैलाएंगे, फिर तो सच्ची खबर फैलाएंगे। तो अफवाह मत फैलाइए। और अगर आपके पास व्हाट्सएप पर कहीं से इस तरीके की खबर आती है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़ी जा रहा है, तो कम से कम पुलिस और प्रशासन पर यकीन रखिए कि वो कोई अवैध काम नहीं करे। पुलिस और प्रशासन आपकी सेवा के लिए, वैधानिक कार्य करने के लिए, कानून सम्मत कार्य करने के लिए है। तो ये भी गलत है कि आप अपनी तरफ से कोई अफवाह फैला रहे हैं, और ये उससे भी ज्यादा गलत है कि आप किसी के द्वारा फैलाई गई अफवाह के जाल में फंस करके मोहरा बन रहे हैं। इससे न केवल आपके इलाके का बल्कि इस पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है, और जिम्मेदार हो रहे हैं, जिम्मेदार बनाए जा रहे हैं, जिम्मेदार बन रहे हैं आप। इसी अपील के साथ आज की डिबेट में शामिल होने वाले सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत आभार। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।